तो गाइस लास्ट टाइप ऑफ अदर कंपनी के अंदर आपके आएगा पीएफआई, जो कि है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसके अंदर कंपनीज के अंदर पब्लिक का स्टेक लगा हो, ठीक है। अब देखो ये जो क्राइटेरिया है, ये आपका लॉ के अंदर क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ये ओवरलैपिंग क्राइटेरिया है कि पब्लिक कंपनी तो होंगी ही होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया है या लॉ के अंदर बना हुआ है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी जो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कंपनीज थी वो आती है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके सेक्शन 272 मतलब 2 सब क्लॉज 72 के बेसिस के ऊपर एक कैटेगरी दी हुई है फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है। उसके अंदर देखो आपके कुछ एग्जांपल्स भी आ जाएंगे और क्राइटेरियाज भी आ जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एलआईसी। एलआईसी क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एलआईसी का मतलब तो सबको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो किस कैटेगरी के अंदर आ रही है, वो इस कैटेगरी के अंदर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के अंदर बनी थी, ठीक है। ये कहाँ दिया हुआ है, आपके सेक्शन के अंदर डेफिनेशन जो दी हुई है उसके अंदर दी हुई है ये चीज, ठीक है। तो लॉ बोल रहा है ये चीज कि ये पीएफआई बन जाएंगी। फोन कहाँ है तेरा? चार्ज पे लगा हुआ है, साइलेंट तो कर लेता। क्या चार्ज पे लगा हुआ है फोन? हैरी पॉटर साइलेंट कर लो बेशर्मो, ले लूंगा मैं फोन फिर। हाँ, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये भी इस कैटेगरी में आएगी। उसके बाद क्या है आपकी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नाम सुने क्या? नहीं सुना तो फिर अब याद करना पड़ेगा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002 के अंदर जो भी कंपनी आपके रजिस्टर हुई है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी, ठीक है, अंडर सेक्शन 4A सब क्लॉज 2। 4A सब क्लॉज 2 के अंदर क्या है, नोटिफिकेशन की पावर दी हुई है। किस कौन से वाले एक्ट के अंदर? 1956 वाले एक्ट के अंदर नोटिफाई करने की पावर दी गई थी। उसके अंदर जितनी भी कंपनीज को नोटिफाई किया गया था वो सारी कंपनीज भी क्या हो जाएगी, इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी। उसके अलावा लास्ट पार्ट एनी अदर इंस्टीट्यूट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन निकाल के इस कैटेगरी के अंदर किसी कंपनी को ऐड कर रही है, बट उसके अंदर आरबीआई को भी कंसल्ट करना पड़ेगा। आरबीआई का भी इक्वल रोल है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ठीक है। और इंडिया के अंदर आरबीआई जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी है किसके रिगार्डिंग? वन ऑफ द क्राइटेरिया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का होता है वो है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर की क्या है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इस वजह से इसका भी आपको हो सकता है अप्रूवल लेना पड़े और इसके साथ कंसल्टेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इस कैटेगरी के अंदर कंपनीज के नाम दे देगी कि यहाँ इनको भी ऐड कर दिया जाए इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो आपकी कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या क्या दी हुई है? सबसे पहले कंडीशन दी हुई है पीएफआई बनने के लिए। पहली कंडीशन क्या है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, ठीक है। सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर वो बनी होनी चाहिए। अदर देन दिस एक्ट, अदर देन दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट के अलावा किसी और एक्ट के अंदर वो बनी हुई है जो कि सेंट्रल या स्टेट ने पास किया होगा। और द प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है, इस कंपनी लॉ और प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर जो बनी है कंपनी उनकी बात नहीं होगी, उनके अलावा जो कंपनीज हैं उनकी बात होगी। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया। उसके बाद क्या है, नॉट लेस देन कितने परसेंट, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट का जो कॉम्बिनेशन होगा, मल्टीपल स्टेट। तो कहने का मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। पब्लिक के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनकी बात होती है। एलआईसी के अंदर इसका पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेक क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इस वजह से उनको पीएफआई की कैटेगरी के अंदर डाला गया ताकि इनको रेगुलेट अलग से किया जा सके, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? पीएफआई क्या होते हैं, आपकी टाइप्स ऑफ कंपनीज के जो क्राइटेरिया थे वो खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन। आप रजिस्टर करोगे तभी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कोई कंपनी को, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है भाई कंपनी का? प्रमोटर, प्रमोटर जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है उसको जनरली क्या बोला जाता है, प्रमोटर बोला जाता है। तो
तो कंपनी स्टार्ट जो कर रहा है वो प्रमोटर, हर इंसान जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है वो प्रमोटर हो जाएगा क्या? कौन होगा प्रमोटर? मान लो तुम्हारा सीए है, वो तुम्हारा जो स्पाइस फॉर्म होता है जो कंपनी फॉर्मेशन के लिए काम का आता है उसको फाइल कर रहा है, तो सीए क्या तुम्हारा प्रमोटर हो गया? क्यों? कंपनी तो फॉर्म वो भी करने में हेल्प कर रहा है। जिनके दिमाग में आइडिया आता है कंपनी फॉर्म करनी है, आइडिया से कोई रिलेशन नहीं है लॉ में। आइडिया मेरे मन में आया, किसने मेरा आइडिया कॉपी कर लिया और कंपनी फॉर्म कर ली। शेयर्स करो, ठीक है। अब देखो यार इनके ना जो आपके प्रमोटर के क्राइटेरिया है वो एक बार देख लेते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्रमोटर कौन कौन होते हैं और प्रमोटर के अलावा जो लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या चाह रहे जीवन से हैं? सुन लो, पढ़ लो। हाँ, तो गाइस प्रमोटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो कि ये 3 क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहा होगा वो क्या होगा? अब क्या होगा गगन? क्या बात होगी? क्या बात कर रहा है तू? वहां से उठ जा, या तो वहां बैठ जाए, यहाँ आ जा, वहां लगा ले पीछे दीवार के बगल में, नहीं है ढोल लगाने की जगह। यहाँ बैठ जा, नहीं तो उस तरफ बैठना, उस तरफ बैठ जा, ठीक है। हाँ, तो गाइस अब 3 क्राइटेरिया जो दिए हैं वो उनको पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ पहला क्राइटेरिया? हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है कंपनी का? प्रोस्पेक्टस ये प्रोस्पेक्टस होता है, इशू करते हैं कंपनी को। किसने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सुना है क्या? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आरएचपी। अरे जब डीआरएचपी आती है, डीआरएचपी अलग होता है, आरएचपी अलग होता है, अलग होते हैं दोनों। क्या होते हैं? क्या होते हैं? आते तो है, कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है उसके अंदर, ठीक है। पूरी कंपनी के बारे में डिटेल होती है, ये होती है आरएचपी और डीआरएचपी, ठीक है। ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, ये आप आईपीओ के टाइम पे जब पब्लिक ऑफरिंग करते हो तब लाते हो। पर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो कंपनी फॉर्म करने के अंदर जो आपने कंपनी के बारे में डिटेल्स लिखते हो, अगर आपको किसी को मेंबर बनाना है तो आप सामने वाले को ऑफर देते हो, या फिर आप जब भी एक्सपेंशन करोगे या फिर मेंबर्स इंक्रीज करोगे तो आपको वो प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट होती है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जिसका नाम एज ए प्रमोटर दिया हुआ होगा वो इंसान पहले तो प्रमोटर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्राइटेरिया ये दिया हुआ है, ये किसके अंदर दिया हुआ है? सेक्शन 92 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 92 के साथ रिलेशन में दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। आपको शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, आप कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। आप बीइंग अ शेयर होल्डर भी कंट्रोल कर सकते हो, आप बीइंग अ डायरेक्टर भी कंट्रोल कर सकते हो, जो भी कंपनी नई फॉर्म हो रही है उसको, ठीक है। तो आपका कंट्रोल जब मेजर कंट्रोल है, ठीक है, वो एक इंसान का भी हो सकता है, एक से ज्यादा इंसान का भी हो सकता है, ठीक है। वो 100% स्टेक का भी हो सकता है, वो 70% 80% स्टेक का भी हो सकता है। तो जो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है स्टार्टिंग में कंपनी को, वो क्या बन जाएगा? वो भी प्रमोटर बन जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्टर और इंस्टीट्यूशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज accustomed to act, मतलब कि जिसके परमिशन के बिना कंपनी एक्ट नहीं कर पाएगी, वो इंसान क्या होगा? आपका प्रमोटर होगा जब कंपनी स्टार्ट हो रही है उस टाइम से। या फिर जो आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके अंदर जिसका नाम एज ए प्रमोटर दिया हुआ होगा वो इंसान क्या होगा? प्रमोटर होगा। ये सारे क्राइटेरिया बेसिकली किसके ऊपर फॉल करते हैं? ये उस इंसान के ऊपर फॉल करते हैं जो इंसान बेसिकली कंपनी को स्टार्ट कर रहा है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने का ट्राई कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करवा रहा है, ठीक है। तो वो इंसान क्या होगा? प्रमोटर। मतलब जो इनिशियल ओनर्स होंगे ना उनको प्रमोटर बोला जा सकता है, या फिर वो प्रमोटर वाली कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हैं। क्लियर है इतना? बाद में फ्यूचर में हो सकता है उनका स्टेक कम हो जाए, उनका स्टेक किसी और इंसान का स्टेक या किसी और कंपनी का स्टेक उनके प्रमोटर के स्टेक से भी बहुत ज्यादा हो जाए। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनके अंदर प्रमोटर अब है ही नहीं, उन्होंने बेच दिया है, वो चले गए हैं, ठीक है।
तो ये चीज बाद में पॉसिबल है, बट इनिशियली जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो वो कौन करेगा, वो प्रमोटर ही करेगा कंपनी को इनकॉर्पोरेट। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो सिंपल टर्म्स में क्या दिया हुआ है, जो कंपनी फॉर्म करता है उसको प्रमोटर बोला जाता है, जिसके पास बेसिकली कंपनी फॉर्म करने का आइडिया आता है, बट वो आइडिया को एग्जीक्यूट करके कंपनी फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो सारे के सारे नेसेसरी स्टेप्स लेता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, किसका, कंपनी का, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए सारे के सारे नेसेसरी स्टेप्स लेता है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी लोग अपनी प्रोफेशनल कैटेगरी या प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर आते हैं, एज ए जो सीए हो गए, सीएस हो गया, कोई एडवोकेट हो गया, एज ए जो कंपनी को फॉर्म करने में, इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करते हैं, वो लोग प्रमोटर नहीं बन सकते, वो लोग प्रमोटर नहीं होंगे उस कंपनी के, उनका काम है वो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सब लोग सीए बन गए, सीए बनने के बाद में आपके पास आप क्या करोगे, आप एमसीए के ऊपर खुद को रजिस्टर करोगे, एमसी के ऊपर खुद को रजिस्टर करोगे तो मतलब आपका एक डिजिटल सिग्नेचर बनेगा, वो किसके साथ रजिस्टर हो जाएगा, एमसीए के साथ रजिस्टर हो जाएगा। आप एज ए प्रोफेशनल जब रजिस्टर हो जाओगे एमसीए के साथ में, उसके बाद आपकी कंपनी जो है उसको फॉर्म कर सकते हो किसी और के बिहाफ पे और उसको रजिस्टर कर सकते हो। उसके अंदर मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन होगा वो एक्चुअल प्रमोटर के साथ ही होगा, बट बहुत सारे कम्युनिकेशन, जैसे आपकी कंपनी का जो नाम है वो अप्रूव हो गया है, उस चीज का कम्युनिकेशन किसके पास आएगा, आपके पास आएगा। आपकी कंपनी फॉर्म होकर रजिस्टर हो रही है, उसका नोटिफिकेशन किसके पास आएगा, आपके पास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप उसको फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हो, आपका उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लगी हुई हैं। हाँ, आप कंपनी में प्रमोटर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी डिटेल उन्हीं की डालोगे जो एक्चुअली होंगे, बट वो कम्युनिकेशंस होंगे किसके थ्रू, वो आपके थ्रू होंगे। ठीक है, तो आपका मेजर रोल रहेगा कंपनी फॉर्म करने के लिए, बट आप प्रमोटर नहीं हो। ठीक है, आप बस अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प कर रहे हो किसी को कंपनी फॉर्म करके देने में। ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझ आई? प्रोफेशनल कैपेसिटी में जैसे आप काम कर रहे हो वैसे कोई सीएस भी कर सकता है, वैसे कोई एडवोकेट भी कर सकता है, और कोई इंसान भी कर सकता है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये काम कर रहा हो, कंपनी फॉर्मेशन का काम जो करवा रहा हो। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? अब एक्चुअली कंपनी फॉर्म कैसे होती है, प्रमोटर के बारे में समझ आ गया। अब प्रमोटर क्या है, बहुत सारे काम करेगा उसको प्रमोट, कंपनी को प्रमोट करने के लिए। कंपनी को प्रमोट करने का मतलब क्या होता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना। ठीक है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वो क्या करेगा, बहुत सारे काम करेगा। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के रिगार्डिंग सेक्शन 3 और सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 के अंदर ना क्राइटेरिया दिए गए हैं। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी है, क्या कैसे आप क्या कर सकते हो, कंपनी को फॉर्म कर सकते हो। कंपनी को फॉर्म कैसे करोगे आप, सबसे पहले पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। पब्लिक कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, 3 चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 इंसान होगा और वही प्रमोटर होगा, वही डायरेक्टर होगा, वही सब चीज होगा। ठीक है, 1 मैन आर्मी। ठीक है, 1 पर्सन आर्मी हो जाएगा वो। हाँ, क्लियर है? इतना क्लियर है? तो सेक्शन 3 के अंदर ये आपके क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो आप ये 7 पर्सन हो गए, ये 2 पर्सन हो गए, क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके जो कंपनी का मेमोरेंडम होगा और आर्टिकल्स होगा उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। उनको सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है, उन मेमोरेंडम के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर उनका नाम दिया हुआ है, वो साइन अप कर रहे हैं उसको। उसके बाद में जब आप फाइलिंग कर रहे हो तो फाइलिंग के अंदर उनका नाम साथ में जा रहा है। वो लोग मिनिमम कितने होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए 7 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट आपकी कहाँ दी गई है, सेक्शन 3 के अंदर दी गई है। ठीक है, अब सेक्शन 7 के अंदर आएंगे आप, जहाँ पे इनकॉर्पोरेशन की एक्चुअली बात की जाती है। एक्चुअली बात सेक्शन 7 करता है। ठीक है, वो बोलता है कि इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कितने स्टेप है इसके अंदर, 7 स्टेप है। ठीक है, फॉर्म 7 स्टेप पूरे के पूरे आपके अप्लाई नहीं होंगे, उससे पहले ही फॉर्म हो जाएगी। वो अगर कोई डिफेक्ट हुआ है, कोई गलती हुई है, कोई फ्रॉड किया, उसके रिगार्डिंग स्टेप देंगे। तो इसके रिगार्डिंग आपकी एक मेमोरी टेक्निक है। वो मेमोरी टेक्निक क्या है, आईएमएफ पता है सबको क्या है, अगर आप आईएमएफ के सीए हो तो आप क्या कर रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत सारा बढ़िया पैसा कमा रहे होगे। ठीक है, तो आपको वो पैसे की मोटिवेशन लेके इस चीज को याद करना है। अगर आप सीए हो किसके, आईएमएफ के, तो आप क्या होगे, रिच हो गए, या फिर आप बहुत ज्यादा पैसा मैनेज कर रहे हो। रिच हो गए नहीं होगा, आपकी सैलरी के ऊपर आपके पैसे जो मिल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट आप बहुत ज्यादा पैसा मैनेज कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो सबसे पहले आपकी आती है फाइलिंग रिक्वायरमेंट। आपको कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन फाइल करनी है रजिस्ट्रार के पास में। गाइस, ये जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स है ये बहुत टिपिकल है। टिपिकल ऐसे मतलब बहुत प्रिसाइज है और आपको ये फाइल करनी ही पड़ती है, इसके बिना आपकी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती है। आपकी कंपनी फॉर्म नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है
वो आपकी कंपनी फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा नेसेसरी है और ये गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बस फाइलिंग लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाना, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार की बात हो रही है। ठीक है, तो गाइस आपको रजिस्ट्रार को आपकी इनकॉर्पोरेशन कंपनी करने में कौन हेल्प करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। आप कंपनी के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं, जो डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स है, प्रोमोटर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स है, शेयर होल्डर के रिगार्डिंग डिटेल्स है, वो सारे डिटेल्स आप किसको दोगे? आप रजिस्ट्रार को दोगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? उस कंपनी को नोट करने में, रजिस्टर करने में, अपनी बुक्स के अंदर लिखने में हेल्प, आपको उसकी हेल्प करनी है ताकि आपकी कंपनी फॉर्म हो सके। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम और आर्टिकल। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको बनाना पड़ेगा। उसको सारे सब्सक्राइबर क्या करेंगे? साइन करेंगे। यूजुअली क्या होता है, मेमोरेंडम को भी और आर्टिकल्स को भी, दोनों को ही साइन करना होता है, बट आप सिर्फ अगर मेमोरेंडम को साइन कर रहे हो तो उससे भी माना जाएगा कि आपने आर्टिकल्स को साइन अप कर लिया है। ठीक है, अनलेस उसमें कोई चेंज आ रहा है। क्लियर है इतना? अब देखो, ये चीज होने के बाद में आपको क्या करना है? मेमोरेंडम के अंदर तो कंपनीज के रिगार्डिंग चीजें लिखी होंगी, कंपनीज के लॉज, बायलॉज, कंपनी से क्राइटेरिया, मैक्सिमम लिमिट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें लिखी होंगी। उसके अलावा भी चीजें दी होंगी। क्या दी होंगी? सबसे पहले देखो, आपकी कंपनी को हेल्प करा रहा है, कौन हेल्प करवा रहा है? कोई प्रोफेशनल हेल्प करवा रहा है, तो उसके नाम से डिक्लेरेशन जाएगा, डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में कौन हो सकता है? एडवोकेट हो सकता है, सीए हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, कोई और अदर पर्सन हो सकता है, कोई और अदर प्रोफेशन हो सकता है। ये स्टेटमेंट देगा कि जो कंपनी फॉर्म हो रही है, जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं, ये सारी की सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज और रिक्वायरमेंट है, कौन दे देगा? लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके, वो सारी की सारी फुलफिल हो गई हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कंपनी क्या है, अब फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, आपको पता होना चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है। अदरवाइज आपके डिक्लेरेशन की वजह से आपको पकड़ा जाएगा कि आपने कैसे बोल दिया कि रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। आप प्रोफेशनल हो, आपको पता होना चाहिए था, इसीलिए ही आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, इसलिए इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हो। अगर ये चीज आपको नहीं समझ आई, ये चीज याद नहीं और फ्यूचर में आपने कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने में गलती कर दी, तो हो सकता है आपका गला पकड़ लिया जाए, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाए, हो सकता है आपको फाइन देना पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से समझ लो इन चीजों को, क्योंकि ये चीज बाद में काम आएंगी, जो एक्चुअल तुम काम करोगे उसके अंदर काम आएंगी। ठीक है, वो कहाँ दी है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लॉ बोल रहा है तुम्हारा, ये मेरी दिक्कत, मैंने नहीं बोला, अपने मन से नहीं बनाया, ये लॉ बोल रहा है तुम्हारा, कि तुम्हारा गला पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हो ये बताते हुए कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है, किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे, उसके प्रमोटर्स, उसके शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, उसके डायरेक्टर्स के बिहाफ पे। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है? डायरेक्टर्स, सॉरी, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनका भी एक डिक्लेरेशन जाएगा। उनके डिक्लेरेशन में क्या जाएगा? उनका डिक्लेरेशन या फिर फर्स्ट डायरेक्टर। देखो, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है? फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में पता है किसी को? डायरेक्टर सबको पता होगा, फर्स्ट डायरेक्टर क्या होता है? अगर जो फाउंडर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो खुद डायरेक्टर बन रहे हैं, उनको फर्स्ट डायरेक्टर नहीं बोलते। उनके अलावा कोई इंसान अगर आ रहा है तो उसको फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपका मेंबर नहीं है। हो सकता है ना कि आप कंपनी को रन ना करना चाह रहे हो, आप बस प्रमोटर बन के रहना चाह रहे हो, आप रन किसी और से करवाना चाह रहे हो, तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आप क्या डाल दोगे? फर्स्ट डायरेक्टर को ऐड कर दोगे। फर्स्ट डायरेक्टर को ऐड करना मतलब जो प्रमोटर है उनके अलावा कोई एडिशनल पर्सन है। ठीक है, जो जिसको आपने ऐड किया है कंपनी को रन करने के लिए। अगर आप खुद हो तो आपको डायरेक्टर बोला जाएगा, फर्स्ट डायरेक्टर नहीं होगा। इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो भी इंसान डायरेक्टर बनने वाला होता है उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है, जिसको बोलते हैं DIN, डिन। ठीक है, अगर वो डिन नहीं बनेगा तो आप डायरेक्टर की तरह रजिस्टर नहीं हो सकते हो। आप अगर डायरेक्टर की तरह रजिस्टर नहीं हो सकते हो तो आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, जो कि आपकी फॉर्मेशन, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर वो नहीं दिया हुआ, बट वो चीज भी होती है। DIN आपका जनरेट होता है और वो आपका कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जनरेट होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आपने डिन जनरेट करवा दिया। अब आप शेयर होल्डर भी हो, आप मेंबर भी हो, आप डायरेक्टर भी हो। ठीक है, या फिर आपके अलावा कोई और इंसान को आपने डायरेक्टर बना दिया, उसको क्या बोलते हैं? अपने फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है? सब्सक्राइब करता है किसके? मेमोरेंडम में। ठीक है, इसको मेंबर आपको बनाना पड़ेगा, ये भले ही शेयर होल्डर ना हो, इसको मेंबर बनाना पड़ेगा।
मेंबर क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के टाइम पे ये डायरेक्टर बन रहा है, इस वजह से ये रिक्वायरमेंट बनती है सोली। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है इसकी सोली। उसके आगे देखो अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जो कि आपकी डिक्लेरेशन के अंदर आनी चाहिए। डिक्लेरेशन के अंदर क्या आएगा कि जो मेमोरेंडम है, जो भी उसको सब्सक्राइब कर रहा है पर्सन इंक्लूडिंग द फर्स्ट डायरेक्टर है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाली फॉलोइंग डिटेल्स देंगे। उसके अंदर क्या होगा, वो बताएंगे कि वो कन्विक्टेड नहीं है। ठीक है, कन्विक्टेड ना होने का मतलब कि उनके अगेंस्ट में कोई केस नहीं हुआ था जिसके अंदर उनके अगेंस्ट में जजमेंट आया था रिगार्डिंग एनी कनेक्शन टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बोला कि आप मर्डर करके आ गए हो, आप छूट गए हो, निकल गए हो, ठीक है, उसके बाद आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, पर आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते अगर आपने कंपनी के प्रमोशन के अंदर, उसकी फॉर्मेशन के अंदर या उसके मैनेजमेंट के अंदर कुछ गलती की थी या कोई दिक्कत क्रिएट की थी, उसके अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट जजमेंट आया हुआ है। ठीक है, अगर आया हुआ है तो उनका एमसीए की मर्जी है, जो आपके जो मिनिस्ट्री है उसकी मर्जी है कि वो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो डिक्लेरेशन के अंदर चीज मेंशन करनी पड़ती है। हाँ, तो मतलब मान लो कि पहले एक कंपनी थी, उसने फ्रॉड कर दिया और उसके बाद में उसके फ्रॉड करने से फ्री हो गए और वो बाहर निकल गया, उसके बाद वो कंपनी, उसके बाद भी उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो उसके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, ताकि उसके ऊपर उसको अलाउ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कौन डिसीजन लेगा, एमसीए लेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री जो है वो डिसीजन लेगी, उसके अलाउ करने के बाद भी वो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। पर अगर आपने लास्ट 5 साल के अंदर ये हरकत की होती है ना, तो आपको नहीं रखते। ठीक है, वो क्राइटेरिया बाद में दिया हुआ है आपका। ठीक है, बट आपको डिक्लेरेशन में तो ऐड करना पड़ेगा कि पास में आपने कभी ऐसा काम किया था। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और misappearance of any breach of duty to any company under the act or any previous company law during the last 5 years। ठीक है, लास्ट 5 years के अंदर आपने फ्रॉड नहीं किया होना चाहिए, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड नहीं किया होना चाहिए, या फिर आपके पास जो अथॉरिटी दी गई थी उसका आपने मिसयूज नहीं किया होना चाहिए लास्ट 5 साल के अंदर। 5 साल हो गए हैं, 5 साल के अंदर तो आप बन ही नहीं सकते, कोई आपको अप्रूवल देगा ही नहीं। 5 साल के बाद में डिसीजन किसका है, डेक्लेरेशन देने के बाद में डिसीजन किसका होगा, एमसीए का होगा। ठीक है, या फिर जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी होगी उसका होगा। उसके बाद क्या है, that the documents filed with the registrar for registration of the company contains information that is correct and complete and true to best of the knowledge and belief। ठीक है, मतलब जो भी आपने अपनी खुद की डिटेल्स प्रोवाइड की है, कंपनी के रिगार्डिंग जो डिटेल्स प्रोवाइड की है, एज अ डायरेक्टर जो डिटेल्स प्रोवाइड की है, एज अ शेयर होल्डर जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड की है, वो सारी ट्रू है। क्योंकि देखो डिटेल्स के अंदर क्या क्या आएगा, आपकी डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, आपके रेजिडेंशियल डिटेल्स आएंगी। ठीक है, आप लास्ट 1 साल के अंदर कहाँ रह रहे हो, कहाँ नहीं रह रहे हो, वो सारी डिटेल्स भी आएंगी। इस वजह से ये डिटेल्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, आप ही करवा सकते हो। ठीक है, कोई और इंसान प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर आपने ये डिटेल्स प्रोवाइड कराई है तो वो ट्रू होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि अगर मान लो आपके घर के रजिस्ट्री के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है वही गलत लिखा हुआ है और आप घर के रजिस्ट्री वाला एड्रेस लिख के आ गए, तो वो आपकी गलती नहीं है ना। आपके घर की रजिस्ट्री के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है आप उसकी जगह अपने पड़ोसी का एड्रेस लिख के आ गए, तो वो आपकी गलती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपने आपको जो नॉलेज सही से पता है, जो आपको लग रहा है कि ट्रू है, वो आप लिख के आओगे। मान लो आपको घर वालों ने आपका नाम बताया कि आपका नाम जो भी है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एबीसी आपका नाम है, पर आपका नाम एबीसी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अंदर कुछ और था। ठीक है, और आपको आज तक पता ही नहीं है, ना आपने कभी आपने आधार उठा के देखा, ना कभी अपने पैन उठा के देखा, ना कुछ भी नहीं उठा के देखा। ठीक है, तो आपका जो नाम था उसके अंदर एक गलती थी, आपके नाम में मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम पीयूष है, PIYUSH की जगह PWYUSH लिखा होता है, बहुत लोगों का होता है नाम, पर मैं PIYUSH लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज जो है वो क्या है, गलती है किसके भी आप, मेरे भी आप, कि मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये मेरी गलती है। अगर इन फ्यूचर पता लगता है कि ये गलती किसने की है, मैंने की है, तो हो सकता है जो कंपनी है वो भी बंद हो जाए, इनकॉर्पोरेशन भी कैंसिल हो जाए और मेरे अगेंस्ट केस भी चले। ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अब देखो इन्फॉर्मेशन जो नीचे दी हुई है वो क्या है, आपके डिक्लेरेशन के साथ में वो जाती ही जाती है। ठीक है, वो उसके अंदर दी हुई जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपके तो फॉर्म फाइलिंग के अंदर जाएगी या डिक्लेरेशन के अंदर जाएगी। क्या क्या दी हुई है, एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब आप अपना खुद का एड्रेस बता रहे हो और अपनी कंपनी का भी एड्रेस बता रहे हो। रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है अगर वो बनके तैयार नहीं हुआ है, तब तक आपकी कंपनी अगर कहीं और जगह से रन हो रही है तो आप उसका एड्रेस भी प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है, पर्टिकुलर्स दोगे आप किसका, नेम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली मेंबर्स के नेम्स भी, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड नेशनैलिटी ऑफ ईच सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मतलब जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे, जो कि बेसिकली प्रमोटर्स हैं, उन सब की डिटेल्स आ रही है उसके अंदर। ठीक है,
अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देना पड़ेगा। तो जो आपका फॉर्म होता है, जो स्पाइस फॉर्म होता है, इसके बारे में अपने बात करेंगे, उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। वो बहुत इलैबोरेट डॉक्यूमेंट होता है, उसको भरने में पूरा दिन लग जाता है, ठीक है, इतना इलैबोरेट डॉक्यूमेंट होता है। तो आपको कंपनी फॉर्मेशन करना वैसे तो ईजी काम है, बहुत ईजी काम है, बस आपको डिटेल्स भरने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो डिटेल्स वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है। आपका पूरी जिंदगी की डिटेल्स मांग लेंगे वो, ठीक है, अकेडमिक डिटेल को छोड़ के, ठीक है, अकेडमिक डिटेल नहीं मांगते, उनको मतलब नहीं है उससे, ठीक है। हाँ, तो उसके अलावा क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब क्या है कि वो पर्सन जो मे भी हो सकता है पहले भी कहीं और डायरेक्टर रहा हो, वो कंपनी के बाहर का पर्सन है, उसकी डिटेल भी क्या है आपको डालनी पड़ेगी। उसकी डिटेल क्या डालोगे आप कि उसके और बाकी कंपनीज या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर क्या क्या उसके इंटरेस्ट हैं। उसके इंटरेस्ट का मतलब उसकी क्या शेयर होल्डिंग है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, उसकी क्या पावर्स हैं, वो सारी चीजें भी आपको बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कि मैं मान लो इस कंपनी का भी डायरेक्टर हूँ, दूसरी कंपनी का भी डायरेक्टर हूँ, तो अगर नई कंपनी फॉर्म हो रही है, मेरे को उन दोनों पुरानी कंपनीज के बारे में डिटेल्स देनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ, यहाँ पे मैं इतना स्टेक होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी वोटिंग पावर इतनी है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। किसको बतानी पड़ेगी, आपके जब कंपनी फॉर्म होगी तब आपको ये डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। हाँ ठीक है, अब देखो ये इंडिविजुअल सब्सक्राइबर जो प्रोफेशनल नहीं बन सकते, ये कहाँ दिया हुआ है आपका, द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। 13 के अंदर एक्ट आया था, 14 के अंदर ये रूल्स आ गए थे। उसके अंदर दिया हुआ है जो कंपनी फॉर्मेशन के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके नाम आपने बताया इंक्लूडिंग सीएस, वो क्या नहीं बन सकते, प्रमोटर नहीं बन सकते कंपनी के अंदर, जस्ट बिकॉज वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को निभा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इशू क्या हो रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है, मतलब आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है। ये कौन करता है इशू, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इशू करता है, ठीक है। वो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो सर्टिफिकेट इशू करेगा उसके ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन डेट लिखी होगी, रजिस्ट्रेशन डेट के साथ में क्या लिखा होगा, आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, और वो सर्टिफाई कर रहा होगा कि इस डेट से ये कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है और ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है। इस सर्टिफिकेट को आपको अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पे रखना है, और इसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए थे उनको आपको कहाँ रखना है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना है, तब तक जब तक आपकी कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, या फिर लिक्विडेट नहीं हो जाती, या फिर बंद नहीं हो जाती, या आपका नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं हो जाता रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तब तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रखने मैंडेटरी होते हैं। कभी भी कोई भी आपके चेक कर सकता है आरओसी की तरफ से या फिर एमसीए की तरफ से कि आपने जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। तो इसलिए आप एक फाइल बना के रख लो, अपने सर्टिफिकेट को टांग दो दीवार पे, अगर वो सारी चीजें हैं आपके पास तो आपकी कंपनी वैलिडली रन कर रही है, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ आया इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की क्या वैल्यू है। इसके बिना आपकी बेसिकली कंपनी की आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी जो कंपनी है वो इसके बिना नहीं है। यही जो डॉक्यूमेंट है वो सर्टिफाई करता है कि आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो, आप रजिस्टर्ड हो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। CIN क्या होता है, आपका कंपनी का, हर कंपनी का अलग CIN होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है ये, ठीक है। तो मतलब कि हर कंपनी को, जैसे आपका आधार नंबर होता है ना, सबका अलग होता है, वैसे ही कंपनी का ये आधार मान लो, ठीक है। कंपनी का आधार जो है वो CIN है। CIN बेसिकली क्या है, सेपरेट नंबर है जो कि आपके आइडेंटिटी बताता है कि आप एक रजिस्टर्ड कंपनी हो। ये जो नंबर होता है ये भी किसके ऊपर लिखा होता है, ये आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अलॉटमेंट ऑफ CIN। क्लियर है इतना, CIN समझ आया क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है किसको, सारे कॉपीज डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल किए हैं आरओसी के साथ में इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ, क्योंकि आपने कॉपीज इसलिए लिखा है, आपने ओरिजिनल फाइल कर दी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखो आपने यहाँ तक अगर सही तरीके से काम किया है तो कोई इशू नहीं आएगा। जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो फॉलो नहीं होंगे।
अगर आपने गलत तरीके से कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या फ्रॉड करने का ट्राई किया है तो बाकी के स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर आपको पता लग जाता है कि आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है या फिर आपने कोई इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दी है या फिर आप फ्रॉड करने का ट्राई कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रजिस्ट्रार जो है वो बताएगा कि ये गलत है और आपके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। जनरली कोई छोटी मोटी गलती होती है तो मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है गलती से टाइपो हो गया होगा, आप करेक्ट कर दो, करेक्ट करके दे दोगे। बट आपने जानबूझ के अगर कोई चीज ऐसी ऐड करी है और ऐसा रजिस्ट्रार को पता लग गया तो फिर से सेक्शन 447 के अंदर आपके अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के रिगार्डिंग केस हो सकता है। ठीक है, केस हो सकता है का मतलब आपके ऊपर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की वजह से केस हो जाएगा, आपके ऊपर वो जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है वो देने की वजह से केस हो सकता है। क्लियर है? विदाउट इसके अंदर सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट भी कवर होता है इसके अंदर। सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट का मतलब आपसे पूछ लिया गया कि आप कन्विक्टेड हो कि नहीं पहले से, अगर आपने बताया नहीं कि आप कन्विक्टेड नहीं हो तो मतलब आपने सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है और इस वजह से आपके इनकॉर्पोरेशन के अंदर आपने इंफॉर्मेशन फॉल्स दी है और सेक्शन 447 के अंदर आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद में फॉल्स इंफॉर्मेशन जो थी उसके बारे में पता लगा, मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नहीं पता लगा, स्किप हो गया वहां पे पता नहीं लगा, बाद में पता लगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में पता लगा, मतलब कि कंपनी जो है आपकी बन गई है। पहले इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे पता लगा तो मतलब कंपनी बनी नहीं थी आपकी, अब कंपनी बन गई है, उसके बाद में अगर कुछ इशू हुआ है तो उसके रिगार्डिंग भी क्या है, आपको आपके अगेंस्ट केस तो होगा ही, बट आपकी जो कंपनी है वो शायद अब हट जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए या फिर उसको वाइंड अप कर दिया जाए या फिर कोर्ट ऑर्डर से या फिर एमसीए या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू जो ऑर्डर पास होगा उसके अंदर आपका जो नाम है वो स्ट्राइक ऑफ करवा दिया जाए। स्ट्राइक ऑफ करवाने का मतलब है कि आपका आरओसी के अंदर नाम नहीं है तो आप वैलिडली इनकॉर्पोरेट नहीं हो क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। या फिर उसके अलावा देखो पॉइंटर्स दिए हुए हैं, पॉइंटर्स में क्या दिया हुआ है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा। ठीक है, 447 के अंदर तो केस चलेगा, ये दोनों इंटरलिंक पॉइंट है, 447 के अंदर तो आपका केस चल ही रहा है। तो एक बार मैं लिख देता हूं, एफ से आ जाएगा फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। ये क्या है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट दिया है वो है कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है तब ये चीज हो जाए। ठीक है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके बाद पता लगा कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिली है। अब देखो इसमें मेजर डिफरेंस ये आ रहा है कि कंपनी फॉर्म हो गई थी और कंपनी रन हो गई थी। ठीक है, इस वजह से ट्रिब्यूनल क्या है अपना एक ऑर्डर में पास करेगी। तो इसमें क्लियरली ये समझ आ रहा है कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी थी उसके रिगार्डिंग फिर से सेक्शन 447 के अंदर केस हो सकता है। जो भी डिक्लेरेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे वो अगर गलत तरीके से सबमिट किए या फिर उसके फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके अगेंस्ट फिर से केस हो सकता है। अब ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल जो है वो किस किस चीज के रिगार्डिंग आ सकता है और क्या क्या ऑर्डर आपका आ सकता है, या आपके कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, ये ऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका फ्रॉडुलेंट एक्शन था उसके रिगार्डिंग या फिर आपके जो फ्रॉड कंडक्ट करने का ट्राई किया था, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया था, उसके बेसिस पे आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया जा सकता है, आपके अगेंस्ट वारंट्स पास किए जा सकते हैं। वो क्या होगा कि पास है ऑर्डर व्हाटएवर द कोर्ट में थिंक फिट, ट्रिब्यूनल में थिंक फिट। ट्रिब्यूनल कौन सी है यहाँ पे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात हो, ठीक है, एनसीएलटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो एनसीएलटी को क्या लगेगा, कोई अगर रेगुलेशन या फिर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपने चेंजेस लाने हैं तो वो आप चेंजेस ला सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अंदर कोई चेंज लाने हैं तो वो चेंज ला सकते हो। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अगर आपको कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर्स के बिहाफ पे भी अगर कोई चेंज लाना है तो आप वो चेंज ला सकते हो वाया पासिंग ऑर्डर। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर पास करके काम चल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो मेंबर्स को टू बी अ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आपने फोर्स किया था, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन देके फोर्स किया था इनकॉर्पोरेशन को, अदरवाइज आपको नहीं मिलता तो आपको जो कंपनीज के बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। मतलब कि आपकी लायबिलिटी अब लिमिटेड नहीं रहेगी, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है कि आपका जो एक मेन क्राइटेरिया था कंपनी फॉर्म करने का, लिमिटेड लायबिलिटी, वो अब आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी।
ठीक है, ये आपकी पनिशमेंट है। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। नाम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया, इनकॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिया, कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई एक तरीके से। या फिर पास है ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेटलमेंट करने की जरूरत है अकाउंट्स की। अकाउंट की सेटलमेंट करके आप क्या कर दोगे, कंपनी को बंद कर दोगे। या फिर कोई ऐसा ऑर्डर जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा वो पास कर सकती है, ट्रिब्यूनल को जो सही लगेगा वो पास कर सकती है। ठीक है, उसके लिए उनको क्या देखना पड़ेगा, बस प्रोवाइडेड दैट कि वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे सामने वाले की बात को सुने। ठीक है, और जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं आज तक, जो भी आपके इश्यूज आए हैं, जो भी कंपनी की डीलिंग्स थी, उनको कोर्ट कंसीडर करके वो पास ऑन करेगा जजमेंट। क्यों, क्योंकि हो सकता है मान लो टाइपो हो गया हो, गलती से दे दिया हो। ठीक है, अगर वो इंटेंशन नहीं थी तो आपने बेसिकली कोई क्राइम नहीं किया है, तो आपका अगर करेक्शन से काम चल जाएगा तो उसके बेसिस पे करेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपकी इंटेंशन ये थी कि आपने फ्रॉड ही करना था, तो हो सकता है आपके अगेंस्ट एक्शन स्टेप लिया जाए। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है थ्रू आउट द रनिंग ऑफ द कंपनी के हिसाब से, उसको भी आपको कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, अपना जजमेंट देना है। ठीक है, अब आ गया आपका स्पाइस फॉर्म। स्पाइस फॉर्म क्या है, एक इजी वे है एमसीए का। किसका फोन आ रहा है? स्पाइस फॉर्म जो है वो बेसिकली SPICE छोटा। ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बता रहा है वो। क्या है फॉर्म का नाम? हाँ, इसका नाम क्या होता है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, आप ई फॉर्म फाइल करते हो। ई फॉर्म फाइल करते हो कैसे, ये एमसी के ऊपर फॉर्म अवेलेबल होता है स्पाइस फॉर्म के नाम से। INC 32 बोलते हैं शायद इसको, INC 32, 30, 34। ठीक है, उन तीनों को क्लब करके बनता है। इसके अंदर ही आप नेम रजिस्टर भी करा लेते हो, इसके अंदर भी अपने डायरेक्टर्स को भी रजिस्टर कर लेते हो, इसके अंदर ही शेयर होल्डर्स को रजिस्टर कर लेते हो, प्रमोटर्स को रजिस्टर कर लेते हो, और इसके अंदर ही आप कंपनी फॉर्म कर लेते हो। ठीक है, तो एक ही फॉर्म के अंदर बहुत फॉर्मेट है, एक लंबा सा फॉर्मेट है। ठीक है, उसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा मांगते हैं, 10-12 क्राइटेरिया होते हैं, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, हाँ यार वो मैंने मिस कर दिया क्या? हाँ, लास्ट वाला पॉइंट है ना, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, वो क्या? नहीं वो नहीं है, स्मॉल है ना वो सारा। लास्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये लिखना भूल गया था। हाँ, तो स्पाइस फॉर्म बेसिकली क्या है, ये फॉर्म किसने दिया, ये एमसीए की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ये कौन एक्सेस कर सकता है, ये कोई रजिस्टर्ड पर्सन ही एक्सेस कर सकता है जो कि रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है। मतलब कोई सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई एडवोकेट या जो भी पर्सन है जिसके पास ये अथॉरिटी है कंपनी को फॉर्म करवाने की, वो पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? तो इस फॉर्म के अंदर काम क्या है, इस फॉर्म का काम है बस जो प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का उसको इजी करना है। एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपकी जो पूरी की पूरी कंपनी है वो फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है इतना? इसके पार्ट्स हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बता नहीं रखा है तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है, सेक्शन 9 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या है, आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो परपेचुअल सक्सेशन जो है जो होल्ड करती है, ठीक है, उसके पास पावर है आप क्या क्या करने की, उसके पास में जो भी राइट्स आपकी कंपनी के है ना, वो किस सेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, सेक्शन 9 के थ्रू आ रहे हैं। मतलब कि आप एसेट्स होल्ड कर सकते हो, आप लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आप डेट ले सकते हो। ठीक है, आप बिजनेस रन कर सकते हो, आप प्रॉफिट कमा सकते हो, आप उन प्रॉफिट्स को अपने होल्डर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, आप अपने अंदर एम्प्लॉइज रख सकते हो, आप जेल में नहीं जा सकते, आप शादी नहीं कर सकते। क्या कंपनी की शादी करेगा क्या, बता। अरे ये डिफरेंस है ना। हाँ डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। तुम्हारे चैप्टर पढ़ना, एग्जांपल दिया हुआ है ये। ठीक है, क्या एग्जांपल है, आप कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो, वो सेक्शन 9 के अंदर दी हुई है। आप एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्या क्या कर सकते हो, आपके सेक्शन 9 के अंदर वो दिया हुआ है। क्लियर है इतना? सेक्शन 9 की इंपॉर्टेंस समझ आए कि इनकॉर्पोरेशन करने के बाद में आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कहाँ दी हुई हैं, वो सेक्शन 9 के अंदर दी हुई है। उसके रिगार्डिंग आपके कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, वो आपके 4 केस लॉ दिए हुए हैं। 4 केस लॉ के अंदर आपकी कुछ चीजें बताई गई हैं। क्या बताई गई है कि मेमोरेंडम है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। अगर आपने उनके मेंबर जो है वो साइन कर देते हैं तो वो खुद जो मेंबर्स हैं वो कंपनी का पार्ट बन रहे हैं, वो खुद क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट बन रहे हैं, वो कंपनी नहीं है, कंपनी की एग्जिस्टेंस सेपरेट है। ये किसके अंदर बताया गया था, हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस SS झुंझुनवाला के अंदर बताया गया था। ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज ये भी बोली गई थी कि जो आप आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन फाइल करते हो कंपनी के बिहाफ पे, कोई उसका मेंबर फाइल कर सकता है। ठीक है, क्यों मेंबर फाइल कर सकता है, क्योंकि
मतलब मेंबर फाइल कर रहा है उसका मतलब ये है कि मेंबर के नाम से वो चीज फाइल की जा सकती है, ये एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे कंपनी और जो उसके मेंबर है उनको सेम माना जाता है, ठीक है। वो क्या है, आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 के अंदर कोई आप पिटीशन डाल रहे हो जिसको हम रिट पिटीशन बोलते हैं, अगर आप वो फाइल कर रहे हो तो वो चीज कौन कर सकता है, कंपनी के बिहाफ पे मेंबर कर सकता है। मेंबर फाइल करेगा मतलब मेंबर अपने नाम से वो फाइल कर सकता है। क्लियर है? ये चीज आपकी कहां दी गई है, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट होती है ये, ठीक है। ये सारे क्या एक्सप्लेनेशन है इसके आपके सेक्शन 9 के। तो ये आपके तीनों जो क्राइटेरिया है वो पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगे, आगे के तीनों जो केस ना वो पढ़ोगे समझ आ जाएंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज जो है बेसिकली जब भी कोई गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन करती है तो वो किसके नाम पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट करती है गवर्नर के नाम पे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी का पार्ट बन रहे हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के नाम पे अगर वो साइन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नर को और प्रेसिडेंट को जाके पकड़ लोगे, यहाँ भाई तेरी कंपनी सही से नहीं चल रही, आप ये नहीं कर सकते हो। कंपनी की क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट वो खुद से एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस वजह से आप सिर्फ कंपनी को ही क्या करते हो, लायबल ठहराते हो, आप प्रेसिडेंट का जाके गला नहीं पकड़ोगे, ठीक है। वैसे तो अलाउड ही नहीं है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट केस होना, बट यहाँ पे भी क्या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट केस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? इनकॉर्पोरेशन समझ आ गया। उसके बाद आपकी थी इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, वो आपका दिया हुआ है सेक्शन 10 के अंदर, ये लास्ट सेक्शन है आपका, ठीक है। सेक्शन 10 के अंदर क्या दिया हुआ है, सेक्शन 10 के अंदर बोला गया है कि जहां पे मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं, वहां पे जो कंपनी है और उसके मेंबर है उनके बीच में क्या हो जाता है, बेसिकली एक एग्रीमेंट हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो साइन अप कर लेते हैं उस एग्रीमेंट को। तो वो एग्रीमेंट को जो साइन अप करते हैं वो बेसिकली बोला गया है कि उस एग्रीमेंट की वजह से जो आप पैसा डाल रहे हो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है वाइंडिंग अप के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो आप कंपनी को एज ए डेट दे रहे हो, एज ए ओनर नहीं माना जाएगा। वो गया आप ओनर ही, पर उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा कि आप एज ए डेट दे रहे हो, और उसके ऊपर जो रिटर्न बनता है वो आपका क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट है, ठीक है। आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो डेट वाली ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। आपको कंपनी को पैसे देने हैं और कंपनी से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे अगर पैसे डूबे नहीं तो, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आपका एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट का है मेमोरेंडम और आर्टिकल, उनको एग्रीमेंट की तरह ट्रीट किया गया है सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10 को जो मतलब जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहा है मतलब वो एग्रीमेंट को साइन कर रहा है। वो एग्रीमेंट हो किसके साथ रहा है, वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसके साथ में हो रहा है, ठीक है। उन आपस में उनका क्या है, एग्रीमेंट का रिलेशन है। इसीलिए जो आपके आर्टिकल्स हैं और जो आपका मेमोरेंडम है उसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई होता है, क्योंकि वो किसके फॉर्म में है, वो एग्रीमेंट की फॉर्म में है, वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। क्लियर है? समझ आया? ये सेक्शन 10 समझ आया? कोई डाउट इसके अंदर? आपको पांचों चीजें बाकी बता दी गई हैं। बस देखो, ऑथराइज कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। नॉमिनल तुमने शायद सुना होगा, रजिस्टर्ड कैपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको उसी कैपिटल को आप क्या करते हो, आरओसी के साथ में रजिस्टर करवाते हो। इशूड कैपिटल कौन सी होती है, जो आप सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करते हो। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, जो आपने कैपिटल दी थी इशू करने के लिए, उसको लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो जितना सब्सक्राइब किया है वो क्या हो जाएगी, आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। यूजुअली क्या होता है, इशूड और सब्सक्राइब क्या होती है, जनरली सेम होती है। जितना इशू किया कंपनी ने उतना लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। बट अगर कुछ डिफरेंस आता है, जैसे 99% या 90% ही आपके सब्सक्रिप्शन आया, ठीक है, तो वो 10% को आपका डिफरेंस आ जाएगा इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसको आप क्या करते हो, कॉल करते हो, और उसके रिगार्डिंग क्या होता है, आप जो शेयर होल्डर है वो पे करेंगे, तो उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल के बाद में क्या होता है, आप पे जब कर देते हो उसको क्या बोल देते हैं, पेड अप कैपिटल बोल देते हैं। अब देखो, जहां पे भी आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल आप मेंशन करोगे, या कोई भी कॉल्ड अप और पेड अप के अलावा आप तीनों में से कोई भी आप कैपिटल मेंशन कर रहे हो, तो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है, आपको बाइफरकेशन देना पड़ेगा, आपको बाकी दोनों कैटेगरीज भी मेंशन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख दी, मान लो 1 करोड़ की, ठीक है, किसी एक एडवर्टाइजमेंट में, डॉक्यूमेंट में, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट था उसके अंदर मैंने 1 करोड़ लिख दी, क्या ऑथराइज कैपिटल लिख दी, ठीक है, और इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल मान लो 1 लाख ही है, तो कंपनी की वैल्यूएशन किसके अकॉर्डिंग होगी, 1 करोड़ के अकॉर्डिंग होगी, 1 लाख के अकॉर्डिंग होगी, 1 लाख के अकॉर्डिंग होगी। पर अगर सामने वाले को हमने ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं तो उसको क्या लगेगा कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या पता 1 करोड़, या फिर उसको आइडिया नहीं लगेगा कि 1 करोड़ है कि कितनी है, कम है कि कितनी है,
ठीक है, तो कभी उसको आइडिया नहीं लगेगा, ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ये जस्ट बिकॉज आपने उनको हाफ इंफॉर्मेशन दी है, इस वजह से ये रूल बना दिया गया है कि जहां पे भी आपकी ऑथराइज कैपिटल दी गई होगी, आपको वहां पे अपनी इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल भी लिखना कंपलसरी है। और आपने लिखना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि इसके अगेंस्ट आपको फाइन लगेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया। फाइन कितना दिया हुआ है? कंपनी के रिगार्डिंग जो फाइन लगेगा वो पर पब्लिकेशन के हिसाब से 10,000 रुपए का लगेगा, और पर पर्सन जिसने ये चीज अलाउ की है, जो भी मतलब डायरेक्टर है या फिर ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, वो 5-5 हजार रुपए जो है वो पे करेंगे, जितने भी लोग हैं वो पे करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपके 10 डायरेक्टर थे तो 10 के 10 को आप 5-5 हजार रुपए पे करना पड़ेगा, पर पब्लिकेशन के हिसाब से, पर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, पर नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, वो क्या है, हर नोटिफिकेशन हर पब्लिकेशन क्या है, सेपरेट रीच है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पे करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, तो ये छोटी अमाउंट नहीं है 10-5 हजार रुपए, ये कंपाइल होते होते बहुत बड़ी हो जाती है। क्लियर है? अगर हम सब्सक्राइब कैपिटल बता रहे हैं तो उसके बाद हमें होल्ड अप और पेड अप भी बतानी पड़ेगी। होल्ड अप और पेड अप बताना जरूरी नहीं होता है, होल्ड अप और पेड तीन बतानी जरूरी है, अगर इनमें से एक भी बताए तो बाकी दो भी बतानी पड़ेगी। बाकी दोनों ही बतानी पड़ेगी। होल्ड अप और पेड अप क्या है, वो इंटरनल फंक्शनिंग के रिगार्डिंग। सब्सक्राइब कर लिया ना लोगों ने, मतलब पैसे तो वो देंगे। अगर मान लो कंपनी डूब जाती है तो वो पैसा आएगा ना कंपनी के अंदर, है ना, वो पैसा तो जाएगा नहीं कहीं पे, तो मतलब उतना पैसा आपको मिल जाएगा, तो वो इशू नहीं है। आपने कॉल अप कितना किया है, पेड अप कितना हो गया, वो आपका इशू नहीं है। आपका इशू है कि सब्सक्राइब कितना हो गया, लाइबिलिटी लोगों ने कितनी रेज कर ली है अपने ऊपर। ठीक है, वो आपको बताना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? हाँ गाइस, तो अभी टाइम कितना हो रहा है? 1 बज के